हेलो एवरीवन। तो हम लोग शुरू करते हैं रेलवेज़ के लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस। हम लोगों ने इससे पहले 10 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ये 11वां सेट है। ठीक है। तो जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सीरीज़। तो चाहे वो एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें या जेई की बात करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल है? आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर या फिर गोल्ड? आंसर कीजिएगा आप। आंसर आपने कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के बाद कॉपर की बारी आती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे कि डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझना है। तो डक्टाइल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को हम लोग किसमें थिन वायर में बदल सकते हैं, जिस चीज़ को, ऐसा मेटल जिसको हम लोग थिन वायर में बदल सकते हैं, उसको उसका डक्टिलिटी बोलते हैं, है ना। यानी कि अगर ज़्यादा वायर में बदल पाएंगे तो उसका डक्टिलिटी ज़्यादा। तो गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल या फिर हाई प्योरिटी जो है वो मोस्ट डक्टाइल है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा गोल्ड डक्टाइल होता है, उसके बाद सिल्वर होता है। ठीक है, बाकी सारी बात करें, इर्बियम है, कॉपर है, टेर्बियम है, सेमेरियम है, ये सारे जो हैं ये डक्टाइल मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है और कॉपर भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है मोस्ट, तो मोस्ट में आपका गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, बात करें और भी कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि डक्टाइल नहीं है। जैसे बात करें टंगस्टन की, तो टंगस्टन हाईली डक्टाइल नहीं है, और ना ही हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन जो स्टील होता है वो भी डक्टाइल नहीं होता है। तो यही चीज़ लिखा गया है कि टंगस्टन, अगर पूछा जाए कि डक्टाइल इनमें से कौन सा नहीं है या डक्टाइल सबसे कम किसका है, तो टंगस्टन और हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आर नॉट हाईली डक्टाइल। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल आर एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद बात करें, एक और पॉइंट आता है हम लोग का डक्टिलिटी के अलावा, मेलिएबिलिटी या मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है, डक्टिलिटी का मतलब था कि जिसको हम लोग थिन वायर में बदल सकते हैं, और मेलिएबिलिटी का मतलब होता है जिसको हम लोग थिन शीट में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी शीट में बदलने को हम लोग मेलिएबल बोलेंगे और वायर में बदलने को डक्टिलिटी बोलेंगे। द टर्म म्यूटेशन प्राइमरीली रिफर्स टू, तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जेनेटिक माइग्रेशन, जेनेटिक लाइन, जेनेटिक करेक्शन, जेनेटिक मिस्टेक। कर लीजिए पहले खुद से आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक मिस्टेक। एक्चुअली म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जो डीएनए के सीक्वेंस में चेंज देखने को मिलता है, किसी भी गलती की वजह से हो या किसी भी कारण वजह से है, तो इसी चीज़ को म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन क्या हुआ? चेंज दैट अकर इन द डीएनए सीक्वेंस आइदर ड्यू टू मिस्टेक्स। मतलब अब डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए तो होता है जेनेटिक। ठीक है, डीएनए से ही जीन्स बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए में चेंज होना मतलब जीन्स में चेंज होना, और किसके कारण? मिस्टेक्स के कारण। तो बोला है आइदर ड्यू टू मिस्टेक्स व्हेन डीएनए इज कॉपीड, जब हम लोग जब डीएनए को कॉपी किया जा रहा है उस टाइम मिस्टेक हो जाए, या फिर एज द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज यूवी लाइट और अल्कोहलिक और स्मोकिंग एक्टिविटीज़। या उस टाइम मतलब डीएनए का चेंज होना जब इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे यूवी लाइट हो, अल्कोहल हो, इस सब की वजह से अगर डीएनए में चेंजेस आ रहा है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, यानी ये एक तरह का जेनेटिक मिस्टेक है। ठीक है, तो डीएनए जो है ये डीएनए एक्चुअली जीन्स के बारे में बताता है, तो ये जेनेटिक मिस्टेक है, म्यूटेशन। द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर मेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो बोला गया है कि कार्बन और एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, वो किसके द्वारा मेड किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, आप बताइए, फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस, हाइबरनेशन या फिर बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस होगा? देखिए, ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट होते हैं, इसका मतलब ही होता है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो अपना खाना खुद से बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कैसे? जैसे प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो यही चीज़ बोला गया है कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो अपना खाना अपने खुद बनाते हैं, उन लोगों का कार्बन का और एनर्जी का रिक्वायरमेंट किस प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस होता है? तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स को एनर्जी मिलता है और कार्बन का भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा होता है। कैसे? जानते होंगे कि हम लोग एयर से क्या लेता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम लोग जानते हैं कि एयर से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। उसके बाद आपका
सॉइल से वाटर लेता है और सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की मदद से वो वहाँ क्या बनता है, एनर्जी बनता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ठीक है, तो यही चीज़ पूछा गया था, सिंपल सा। अगला सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन अल्फा पार्टिकल, इनमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को। ठीक है, हीलियम 2He2 है ना, ये ऊपर में जो दिया हुआ होता है ये होता है एटॉमिक मास, और नीचे जो दिया हुआ रहता है वो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स का कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4H, यानी कि 2 नंबर आंसर। ठीक है, तो हम लोग सीख लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल रिलीज होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, अगर अल्फा पार्टिकल है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2He। ठीक है, He क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये 4 हीलियम 4 एटम के बराबर है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो नहीं तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल ये होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, हम लोग जानते हैं जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके होता है। तो नंबर ऑफ 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। और नीचे कितना न्यूट्रॉन है, 2 ही है। ठीक है, ठीक, तो ये सारा बीटा पार्टिकल्स को भी आपको याद रखना है कि बीटा पार्टिकल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपर में क्या है एटॉमिक मास, नीचे में क्या है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में -1 का चेंजेस देखने को मिलेगा अगर बीटा पार्टिकल्स निकलता है तो। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सब भी लिखा गया है, बाकी सब भी देख सकते हैं आप। ठीक, आगे देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 4 2He। अब देखिए क्यों बोला, हीलियम से क्यों कंपेयर किया गया, ये देखिए, एंड अल्फा पार्टिकल इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल होता है, जो कि आइडेंटिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम 4 एटम। ठीक है, इसलिए इसके हीलियम के साथ क्या किया है, कंपेयर किया गया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन बाउंड टुगेदर, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, दोनों मिलके क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है, इसलिए एटॉमिक मास 4 लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, नेम द high frequency radiation produced in nuclear reaction and also emitted by radioactive nuclei that are used in medicines to destroy cancer cells, gamma rays, ultraviolet waves, light waves या फिर एक्स रेज। क्या होगा आंसर इसका। ठीक है, तो आंसर कर लिया होगा, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपने कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन को समझिए। क्या बोल रहा है कि इसका जो यूज़ होता है, ठीक है, ये जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, मतलब इनमें से कुछ होगा जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है। कब प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, हाई न्यूक्लियर रिएक्शन में हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया जो है वहाँ पे भी इमिटेड होता है, ऑल्सो इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। और मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा रेज। तो गामा रेज जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया के द्वारा भी इमिट किया जाता है, और इसका जो यूज़ होता है वो मेडिसिन के तौर पर कैंसर पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि कैंसर सेल्स को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, अगला सुनिए, इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, एपिडर्मिस, स्केलेटल मसल, टूथ एनिमल या कार्टिलेज। कर लिया आपने। ठीक है, तो इसका ज़्यादातर जो आंसर मैंने अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को लगेगा कि स्केलेटल, मतलब जो हम लोग का बोनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको स्केलेटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस तो बाहर वाला जो स्किन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं एपिडर्मिस। तो इसका आंसर हो जाएगा टूथ एनिमल। हम लोग का जो दांत है, दांत का जो एनिमल पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो बोन सबसे हार्डेस्ट नहीं होता है हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है टूथ एनिमल, मतलब दांत का जो पार्ट होता है, दांत का जो एनिमल पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। अगला सुनिएगा, इज़ ए सिंपल डिवाइस दैट इज़ यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट इट। इनमें से कौन सा है जो एक तरह का सिंपल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने का काम करता है या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ने का काम करता है। ट्रांजिस्टर है, स्विच है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा स्विच। स्विच ही है, जब मान लेते हैं कि स्विच क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है। तभी तो मान लेते हैं स्विच ऑन किया तो लाइट जल गया, इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट था उसको कंप्लीट कर दिया। और अगर ऑफ़ करते हैं तो क्या होता है, ऑफ़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जलता नहीं है। ठीक है, तो वो हो जाएगा स्विच, आंसर स्विच हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, इनमें से कौन सा है जो कि स्किन के द्वारा ब्रीथ करता है? फ्रॉग है, रेबिट है, पिकॉक है या डियर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉग। तो सुनिएगा, फ्रॉग जो है वो जब पानी में रहता है तब स्किन के द्वारा वो क्या करता है, स्किन के द्वारा ब्रीथ करता है, यानी सांस लेता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें फ्रॉग जब लैंड पे रहता है तो उसके पास लंग्स है, लंग्स के थ्रू भी वो सांस ले सकता है। ठीक है, तो बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग का देखिए, एक होता है फ्रॉग, एक होता है टॉड। टॉड होता है मतलब उसका फ्रॉग का बच्चा। अगर फ्रॉग का बच्चा की बात करें तो वो गिल से सांस लेता है, लेकिन अगर बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग जब पानी में होता है तो वो स्किन से सांस लेता है, लेकिन जब लैंड पे रहता है तो वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ फ्लावर, इनमें से कौन सा है जो कि फ्लावर का पार्ट है? पिस्टल है, मिडरिब, वेन्स, वेनेशन। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिस्टल। पिस्टल जो है फ्लावर का पार्ट है। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं अब तक। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उनमें से फीमेल का वो होता है पिस्टल। ठीक है, उसके बाद बात करें मिडरिब, वेन्स, वेनेशन, ये तीनों जो है ये एक्चुअली लीव्स का पार्ट है, माने पत्ती का पार्ट है। पत्ती में मिडरिब होता है, बीच वाला जो होता है। ठीक है, पत्ता में जो बीच वाला लकीर देखते हैं उसको मिडरिब बोलते हैं, और वेन्स और बाकी सब जो लकीर होता है, पत्ता में जो लकीर सब होता है उसको वेन्स बोलते हैं। और वेनेशन मतलब क्या होता है? मतलब वेन्स का स्ट्रक्चर, पत्तियों में जो वेन का स्ट्रक्चर यानी पत्तियों में जो लकीर का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का अरेंजमेंट है, उसी को वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल है या फिर पैरेलल है, ठीक है, या फिर टैप है, उस तरह का वो आपका वेनेशन बोलते हैं। तो दो तरह का वेनेशन होता है, एक होता है पैरेलल वेनेशन और एक तरह का होता है आपका उसको देख लीजिएगा एक बार, दो तरह का वेनेशन होता है। ठीक है, अगला सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट गैस, इनमें से कौन सा है जो कि हेवीएस्ट गैस है? ठीक है, गैस की बात कर रहा है हेवीएस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडन। रेडन जो है ये आपका हेवीएस्ट गैस है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें कि रेडन जो है ये हेवीएस्ट गैस है, ये कहाँ पाया जाता है? ऑल रॉक्स एंड सॉइल्स कंटेन्स यूरेनियम, माने जितना भी रॉक्स है उसमें यूरेनियम होता है, और यूरेनियम ही क्या होता है, डीके होकर के रेडन में बदलता है। ठीक है, यूरेनियम से ही क्या बनता है, रेडन बनता है, और रेडियन जो है हेवीएस्ट गैस है। और सुनिएगा, रेडन का भी यूज़ किया जाता है लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर, सॉरी, रेडन की वजह से ही लंग कैंसर होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे गामा रेज की वजह से लंग्स का इलाज, लंग कैंसर का इलाज होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है रेडन की वजह से आपका कैंसर्स होता है। ठीक है, वहाँ पे कैंसर छूट रहा था, कैंसर सेल्स को हटाया जा रहा था गामा रेज की हेल्प से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेडन की हेल्प से लंग्स कैंसर होता है। ठीक है, अगर लंग्स रेडन है तो। उसके बाद हेवीएस्ट मेटल की बात करें, हेवीएस्ट गैस की बात कर लिए कि रेडन है, हेवीएस्ट मेटल में आता है ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम जो है ये आपका हेवीएस्ट मेटल है। उसके बाद बात करें हेवीएस्ट नॉन मेटल, तो ये होता है आयोडीन। ठीक है, तो ये तीनों ही याद रखना है। हो सकता है यहाँ पे हेवीएस्ट गैस पूछा है, अगली बार हेवीएस्ट मेटल पूछ ले, हेवीएस्ट नॉन मेटल पूछ ले, तो नॉन मेटल में आयोडीन हो जाएगा, मेटल में ऑस्मियम हो जाएगा। उसके बाद बात करें आयोडीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हेलोजेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हेलोजेंस है। ठीक है, आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टॉर्क, इनमें से कौन सा है जिसका डायमेंशन टॉर्क के बराबर है? फोर्स है, पावर है, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी। एनर्जी मतलब होता क्या है कि किसी बॉडी को आप फोर्स लगा करके के मूव करा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका। टॉर्क में भी यही होता है, टॉर्क में फोर्स लगाते हैं, लेकिन किसी उसका जो रोटेशन होता है वो एंगल पे होता है, उसके एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो उसको टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है और मूवमेंट हो रहा है, और टॉर्क में भी फोर्स हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ अपने एक्सिस पे होता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे होता है। तो टॉर्क और एनर्जी का जो है वो दोनों सेम ही है। ठीक है, टॉर्क इज द मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उसके वो किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से होता है। ठीक है, और एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि ऐसा फोर्स लगाने की वजह से उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आता है वही उसका एनर्जी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स एक्सेलरेशन, तो बोला गया है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इट्स एक्सेलरेशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम या वेलोसिटी। ठीक है,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है या फिर वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि वेलोसिटी में चेंज होगा, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, विच मीन्स इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अगर दोनों में से, सो द वेलोसिटी कैन बी चेंज आइदर बाय चेंजिंग स्पीड, यानी वेलोसिटी चेंज हो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे भी, डायरेक्शन पे भी। अगर स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज, या फिर अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज। और वेलोसिटी चेंज का मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है कि अगर वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी यानी स्पीड अगर चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, या डायरेक्शन भी अगर चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या फिर दोनों ही। ठीक है, द आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड। तो बोला गया कि आर्टरीज जो है वो स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऑन रीचिंग द टिश्यूज, जब टिश्यूज पे पहुंचता है, दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, वो आगे चल के और ज़्यादा थिन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है। उस थिन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरीज। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग आर्टरीज है ये। आर्टरीज आगे चल कर के बहुत छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाता है, और उसी छोटे छोटे ट्यूब्स को क्या बोला जाता है? कैपिलरीज बोला जाता है। जहाँ पे ये होता है कि वेन्स और आर्टरीज एक साथ मिलते हैं, वो कैपिलरीज होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस दिस एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली। तो बोला गया कि एसिड और बेस, जब एसिड और बेसिक जो सोल्यूशन होता है वाटर इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड और बेस का जो सोल्यूशन होता है वाटर में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों ऐसा? बिकॉज दे हैव, क्या होता है उसके पास? एंड हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा बताइएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो एसिड और बेस जब वाटर के सोल्यूशन में होता है, एसिड और बेस, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि, ठीक है, कि एसिड्स एंड बेस एग्जिबिट देयर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इफ ओनली इफ दे आर इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, इन विच दे कुड कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। तो मतलब सिंपल सा ये है कि एसिड बेस को आप अगर वाटर में ये कर रहे हैं, ठीक है, वाटर का सोल्यूशन में डाल दे रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। और क्या क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। स्टेट दैट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम, माने टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन को सेम रखना है। द करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। तो ये किसने कहा था? पास्कल्स लॉ, हुक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, यानी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के अक्रॉस 2 पॉइंट्स के वोल्टेज के दर। तो ये कहा था ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ यही चीज़ कह रहा था कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या आपका रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वही चीज़ बोला गया, वोल्टेज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या तो करंट के या फिर रेजिस्टेंस के, दोनों को अगर साथ में ले तो क्या होगा? विजुअल टू IR। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए पर्सन वेट 60 kg ऑन द ग्राउंड व्हेन हिज वेट इज मेजर्ड in a lift moving vertically upward with uniform velocity, then its weight of then the weight of the person will। तो बोला गया है कि अब एक आदमी का वजन जो है वो 60 kg है, लेकिन हो क्या रहा है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो बताइए और लिफ्ट जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो बताइए उसके वेट में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो ज़्यादा दिखाएगा 60 से, क्या कोई चेंज नहीं दिखाएगा, या कम दिखाएगा 60 से, या 0 दिखाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ग्रेटर देन 60। माने कोई आदमी जब लिफ्ट पे होता है, उसका वो अगर ऊपर की ओर जा रहा है लिफ्ट से विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसका वेट ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है सिर्फ ऐसा कि अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा जो वेट होगा वो ज़्यादा दिखाएगा।
ठीक है। एपरेंट वेट जो दिखाएगा वो ग्रेटर दिखाएगा एक्चुअल वेट से। अगर लिफ्ट डाउन की वर्ड के आ रहा है, मैंने नीचे की तरफ आ रहा है, तो एपरेंट वेट जो होगा, जो कुछ देर के लिए दिखाई पड़ेगा, वो कम दिखाई पड़ेगा एक्चुअल वेट से। ठीक है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आपका वेट बढ़ते हुए दिखाई देगा, अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है तो आपका वेट घटते हुए दिखाई देगा। ठीक है। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो इक्वल वेट दिखाएगा, और लिफ्ट इज़ फॉलिंग डाउन फ्रीली, अगर लिफ्ट अपने आप गिर रहा है, मैंने फॉलिंग डाउन फ्रीली मूव ये कर रहा है, डाउन कर रहा है, तो उसमें एपरेंट जो वेट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। आपका जो वेट होगा वो 0 हो जाएगा अगर फ्री फॉलिंग का केस है तो याद रखना है अपवर्ड में टाइम पे वो आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो मेज़र ग्रेटर देन 60 यूनिट, 60 यूनिट से आपका वेट ज़्यादा दिखाई देगा। न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड इन हाइड्रोफाइट्स, फ्रूट्स, रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स। तो बोला गया है कि न्यूमेटोफोर्स के पास एक स्पेशलाइज्ड क्या होता है इन हाइड्रोफाइट्स। न्यूमेटोफोर्स के पास क्या स्पेशलाइज्ड होता है, तो ये हो जाएगा रूट्स। ठीक है, इन हाइड्रोफाइट्स। तो स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर होने की वजह से दैट ग्रोज आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस एंड facilitate the aeration necessary for the root respiration and hydrophyte trees in hydrophytic trees। तो बोला गया कि नेसेसरी जो एरेशन का ज़रूरत है, ठीक है, रूट का रिस्पिरेशन के लिए, वो प्रदान करता है कौन, रूट्स। इसलिए क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड रूट्स होता है। द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विथ प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड। तो बोला गया कि हॉर्टिकल्चर का ही ब्रांच है जो डील करता है स्टोरेज को, प्रोसेसिंग को और मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, मार्केटिंग है। तो ये हॉर्टिकल्चर के कौन से ब्रांच में आता है, उसको क्या बोला जाता है, अगर वेजिटेबल्स का मार्केटिंग करे, स्टोरेज करे, प्रोडक्शन करे। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर का ही ब्रांच में आता है। कौन सा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप खुद से कीजिए। ओलेरीकल्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर मतलब क्या हुआ, ये डील करेगा किस चीज़ से, कल्चरिंग ऑफ नॉन ओडी प्लांट विथ ईडेबल यूज़। मतलब इसका वेजिटेबल्स की बात करें या फिर ईडेबल जो यूज़ है, ठीक है, और इसमें ओडी प्लांट्स नहीं है। ओरीकल्चर इंक्लूड कल्चर ऑफ प्लांट लाइक स्पिनच है, ल्यूटेस है, कैबेज है, पोटैटोज़ है, ओनियंस है। तो ये सब का स्टोरेज हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, मार्केटिंग हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का इसको बोलते हैं ओलेरीकल्चर। कंपाउंड विथ एग्जैक्टली 2 डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नोन एज। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको क्या बोला जाएगा, ट्रिपीन्स, डाइन्स, ट्राई अल्काइंस या डाई अल्काइंस। ठीक है, क्या होगा आंसर, आपने कर लिया होगा। देखिए क्या बोला है, 2 डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बोला गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन कितना है, 2 है, तो डाई होगा, ट्राई होगा। तो डाई होगा, डाई का मतलब 2 होता है, तो डाई तो होना चाहिए, ये होगा या फिर ये होगा। अल्काइन और अल्किन्स में, ठीक है, डबल बॉन्ड जब होता है तो ईंस लगता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड होने से आइन लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि सिंगल बॉन्ड होने से एन लगता है, डबल बॉन्ड होने से इन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने से आइन लगता है। ठीक है, आइन, YNE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने से क्या होगा, इंस लगेगा, ENE, और ENE कहाँ पे है, सेकंड वाले में। और कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन है, तो 2 के लिए डाई आ जाएगा, डाई इंस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसकी बात करें ट्राई अल्काइन की, तो यहाँ पे 3 कार्बन होना चाहिए था और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था। अगर इसकी बात करें डाई अल्काइन की, तो 2 कार्बन होना चाहिए था और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था। ठीक है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ, रिजल्टिंग इन जनरल वीकनेस, एनीमिया, गम डिजीज एंड स्किन ब्लीडिंग। तो बोला गया है कि स्कर्वी जो एक बीमारी है वो किसकी कमी के होने की वजह से होता है, कि आपको वीकनेस फील होता है, ब्लड का कमी होने लगता है, गम डिजीज़ मतलब हम लोग का जो मसूड़ा होता है, दांत का मसूड़ा, उसमें अलग अलग तरह का बीमारी होने लगता है, और स्किन से ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक है, तो ये स्कर्वी जो है, ये इस
स्कर्वी का सिम्टम्स बताया है और बोला गया है कि स्कर्वी किसकी वजह से होगा, किस चीज़ की कमी की वजह से होगा। ठीक है, तो एक्चुअली स्कर्वी जो होता है वो होता है आपका विटामिन सी की वजह से, लेकिन यहाँ पे इस विटामिन सी नहीं दिया हुआ है। तो विटामिन सी का एक और नाम होता है, वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। तो ये है आंसर आपका कि स्कर्वी में क्या होता है, हम लोग का गम्स में अलग अलग तरह का बीमारी होता है, स्किन ब्लीडिंग होने लगता है, एनीमिया यानी ब्लड का कमी होने लगता है, वीकनेस फील होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइनोकोबालामीन, ठीक है, तो ये सारे एक्चुअली कॉमन नेम है। ठीक है, और नियासिन है, थायमीन है, तो ये एक्चुअली इसका जो कॉमन नेम है, जैसे विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, राइबोफ्लाविन विटामिन B2 को बोलते हैं, नियासिन विटामिन B3 को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है साइनोकोबालामीन, तो इसको किसको बोलते हैं, विटामिन B12 को। ठीक है, उसके बाद बात करें फोलिक एसिड तो विटामिन B9, नियासिन की बात करें नियासिन विटामिन B3 है, थायामीन की बात करें तो थायामीन देख लीजिए B1 है। तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे, सारे बी कम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो होते हैं उन्हीं के दिए गए थे, सिर्फ एक था विटामिन सी का, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं कि विटामिन B1 को क्या बोला जाता है, विटामिन B2 को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो बस इतने सारे क्वेश्चंस थे। आप इस लिस्ट को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद ही कर लीजिए। ठीक है, कि विटामिन B1 को थायामीन, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 को नायासिन, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन, बायोटीन बोला जाता है B7 को, फोलिक एसिड बोला जाता है आपका B9 को, और साइनोकोबालामिन B12 को बोला जाता है। ठीक है, तो इतने सारे ही क्वेश्चंस थे आपके। होप सो वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।